जी गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूसली स्मार्ट वे में, ठीक है। और काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तैयारी अपनी जमकर करते रहिएगा। जरूरी नहीं कि आप पेपर नोटिफिकेशन आए तभी आप पेपर की तैयारी करें। तैयारी अपनी जारी रखें, हमेशा आप पॉजिटिव वे में रहेंगे, ठीक है। कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आज हम इतिहास का बहुत एक ऐसा चैप्टर शुरू करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना बनती है, और वो चैप्टर है हमारा मुगल एम्पायर। एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक जानते हैं मुगल एम्पायर क्या है। मुगल एम्पायर में कौन कौन बादशाह हुए थे, उन सब पर हम चर्चा आज एक ही वीडियो में, मैं मानता हूं, इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वनडे एग्जाम से लेकर और प्रीलिम्स तक हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट जो है क्लियर करेंगे गाइस। कहीं भी अगर दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट कर सकते हो। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो याद रखिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर बाय, मैं यहाँ पर राइटिंग के थ्रू ही आपको मतलब समझाऊंगा अच्छी तरह से, और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जहाँ हो सकता है मैं पॉसिबली हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी के ज़्यादा हैं। अंग्रेजी वाले समझ जाएंगे सारी चीज़ें, मैं इंग्लिश में ही मेंशन कर दिया करूंगा। तो आज हम टॉक करते हैं, ठीक है, मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो हम मुगल एम्पायर पे डिस्कस कर लेते हैं। मुगल एम्पायर, जिसे हम मुगल काल कहते हैं, मुगल काल गाइस, ठीक है। मुगल काल, मुगल का अर्थ होता है ब्रेव, बहादुर, ठीक है। ब्रेव कहते हैं, मुगल का मीनिंग होता है ब्रेव, बहादुर। और मुगल काल का जो चैप्टर है वो शुरू होता है उज्बेकिस्तान से। एक्चुअली उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म होता है। कहीं भी मतलब फरगना काबुल भी लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा बाउंड्री कहाँ कहाँ पर है। भारत का ये उपमहाद्वीप है, ये उपमहाद्वीप है। यहां पर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है अफगानिस्तान गाइस। देखिए मैं बिल्कुल बाय मैप बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। अफगानिस्तान से ही लगा हुआ है उज्बेकिस्तान। ये है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान याद रखना, ठीक है। यहीं पर एक बहुत बड़ा बादशाह होता है बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम है ये। बाबर को शॉर्ट में लिखते रहेंगे हम लोग। बाबर का जन्म होता है यहाँ पर 1482 में, याद रखना। और जो जगह है आज फरगना काबुल जिसे कहते हैं अफगानिस्तान में, तो बाबर का जन्म होता है 1482 में। और बाबर जो है इसका संघर्ष बहुत ही टफ होता है। बाबर जो है, इसके जो फादर हैं वो है शेख मिर्जा गाइस, याद रखना, शेख मिर्जा इसके फादर हैं। माता का नाम है कुतलुक बेगम खान, कुतलुक बेगम खान। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर शेख मिर्जा की तरफ से था या कुतलुक बेगम खान की तरफ से था। कुतलुक बेगम खान चंगेज खान की बेटी थी, चंगेज खान की वंशज थी, जिसे हम गेंगिस खान भी बोलते हैं। गेंगिस खान की डॉटर कौन? कुतलुक बेगम खान का बेटा बाबर। और इधर शेख मिर्जा तैमूर, ओके गाइस, कौन सा? तैमूर वंश से शेख मिर्जा। लेकिन बाबर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था तैमूर से, याद रखना है, किससे? तैमूर से। कई क्वेश्चन फंसते हैं आपके, ध्यान से आपको लेक्चर सुनना है केयरफुली, तभी आपका कामयाब हो पाएगा ये लेक्चर। मैं बिल्कुल ध्यान आपका यहाँ पर सटीक करके बता रहा हूँ पॉइंट को। कोई कमेंट नहीं, कोई ज्यादा टॉक नहीं, सिर्फ कंटेंट पर फोकस करेंगे गाइस। थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का, आराम से आप कर ले जाएंगे। कोई चीज बड़ी नहीं होती, हर चीज आपके लाइक होती है, बस समझना जरूरी होता है गाइस, ठीक है। तो याद रखना, तैमूर से ये बिलोंग करते हैं बाबर। तो बाबर ने अपने आप को कहाँ का माना, किसका फॉलोअर्स? तैमूर से माना, ठीक है। बाबर को जो राज्याभिषेक करा दिया गया, कहते हैं 11.5 साल की उम्र में। ये भी क्वेश्चन आते हैं, 11.5 साल की ईयर्स में क्या हो गया इसका? राज्याभिषेक हो गया, कोरोनेशन हो गया, ध्यान रखना, कोरोनेशन हो गया, मतलब राज्याभिषेक हो गया, सिंहासन संभाल लिया था 11.5 साल की उम्र में। अब 11.5 साल की उम्र में सिंहासन संभाल लिया, लेकिन इसके काफी सारे प्रतिद्वंदी हो गए, विरोध करने वाले हो गए। एक बच्चे को आपने सिंहासन पर बिठाया था, तो इस कंडीशन में काफी लोग इसके खिलाफ हो लिए थे। सरदार वर्ग, यहाँ तक है इसका खुद का प्रधानमंत्री भी इसके अगेंस्ट था। बट कुछ इसके रिलेशन अच्छे थे, जो ये बच गया, बाबर को बचा लिया गया, और आगे बाबर कामयाब होता चला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, 11.5 साल उसमें ऐड कर देंगे
तो लगभग आपका 90 to 93 के लगभग पूछा जाए कि ईयर कौन सा था, 93 में इसे घोषित किया गया था, सिंहासन दे दिया गया था 1493 में। आप देखिए 11.5 साल की उम्र में एक लड़का मतलब महाराज बन जाता है, बादशाह बन जाता है। लेकिन यहाँ बादशाह की उपाधि नहीं आती है, अभी उपाधि में बताऊंगा आगे। बाबर क्या करता है, हमारा चैप्टर है मुगल एम्पायर के अंतर्गत बाबर। मैं अभी बात कर रहा हूँ बाबर। थोड़ा बाबर का बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझें इस चीज को कि कहाँ पे था इसका रूट। बाकी मैं ज्यादा डेप्थ पे पॉइंट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम पॉइंट आपको बता दूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो बाबर हमारा चैप्टर है, मैंने बताया बाबर का कौन सा कमेंट बना पहला कि 11.5 साल की उम्र में सिंहासन संभाला। अब बात करें कब की डेट है ये, तो 1493 ईयर्स की बात है, मतलब सेशन ईयर की बात है, 1493 ईयर की बात है कि यहाँ पर क्या किया, सिंहासन संभाला, सिंहासन पर बैठ गया। इसके अपोज करने वाले बहुत सारे लोग थे। फिलहाल ये आगे बढ़ता गया और इसने 1504 में इसको जीता, काबुल पर विजय हासिल कर ली, काबुल को जीत लिया। याद रखना, ऐसे में एरो बना रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। 1504 में काबुल को जीत लिया, 1505 में गाइस, वो 7 में गाइस कंधार को जीत लिया। कंधार को जीत लिया किसने, बाबर ने, विजय हासिल कर ली। इसी के उपलक्ष्य में सबसे पहली बार बादशाह शब्द की उपाधि लेता है कौन, बाबर। याद रखना, यहां टाइटल किसका ले लेता है, देखिए बादशाह, ये वर्ड जो आया है बादशाह यहां से आया है, कई गानों में आया है ना, जा रहे मेरे बादशाह, कौन कौन से गाने आते रहते हैं, तो वो बादशाह यहां से वर्ड क्रिएट होता है, बादशाह का टाइटल लेता है बाबर। याद रखना, बादशाह गाजी की भी लेता है, ठीक है। गाजी की तब लेता है जब आगे हिंदुस्तान पर अटैक करता है। तो मैं टाइटल पहले लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। दूसरा, गाजी की भी उपाधि ले लेता है बाबर, गाजी का भी टाइटल लेता है, बादशाह की टाइटल लेता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और ये स्लोगन देता है, स्लोगन एक नारा देता है धर्म युद्ध का, मतलब जिहाद का नारा भी यही देता है। जब खानवा का युद्ध होता है तब ये जिहाद का नारा देता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके गाइस, ठीक है, याद रखना है। अब हम बाबर के यहाँ पे आए थे, 7 में कंधार, 1504 में काबुल। देन इसका मूवमेंट जो होता है इंडिया की तरफ ज्यादा होता है। अब इसका झुकाव अफगानिस्तान होती है कहाँ, इंडिया की तरफ आ रहा है। अब ये चाहता है कि इंडिया पर मैं क्या करूं, डोमिनेट पावर स्टेब्लिश करना चाहता हूं। और उसने कई बार प्रयास किया। देखिए 1519 से लेकर 1525 तक इसने कई अटेम्प्ट करे। अटेम्प्ट माने प्रयास करता है, अटेम्प्ट रखता है, मतलब अब कैंपेन करता है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वो सब क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, फेल हो जाता है। याद रखना, इसके बीच में बयाना का बैटल होता है, बैटल ऑफ बयाना, ठीक है, कई सारे होते हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, बैटल ऑफ बयाना है। और बयाना कहां पर है, भरतपुर में है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली, उनके लिए ये वीडियो याद रखना है। मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना है, पढ़ते रहना है। बयाना कहाँ है, भरतपुर में है। और यहाँ बैटल हुई थी राणा सांगा के साथ गाइस। और यहाँ बाबर वर्सेस राणा सांगा, ग्रेट कहानी है राणा सांगा की, बहुत महान राजस्थान राजपूत राजा रहे, ठीक है। राणा सांगा इसमें जीत जाते हैं, यश का मतलब होता है जीतना, और बाबर क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है, हाल बेहाल हो जाता है और इसको भारत को छोड़कर जाना पड़ता है। अब ऐसी क्या परिस्थिति आई कि बाबर दोबारा आगमन हो जाता है दिल्ली की गद्दी पर और पूरी तरह से भारत को कब्जे में कर लेता है। तो यहां तक ये पॉइंट बनते हैं, मैंने बेसिक पॉइंट से बात की है ताकि शुरुआत आपकी अच्छी रहे, तो बीच में और एंड में आपको समझने में आसानी रहेगी गाइस, ठीक है। तो ये याद रखना है, बयाना का मैंने एक ही लिखा है, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप एक ही याद करना है, राणा सांगा इसमें विजयी हुए और बाबर इसमें हार जाता है, ठीक है। लेकिन राणा सांगा का एक युद्ध होता है खानवा का, वो बाद की बातें बताते हैं यहाँ पर। अब दिल्ली में देखिए गाइस, यहाँ दिल्ली है और दिल्ली में शासन किसका रहता है, इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी का, याद रखना, इब्राहिम लोदी का शासन रहता है। और ये शासन करता है 1517 से लेकर 1526 तक, कहां पर, दिल्ली में। अब इब्राहिम लोदी का क्लैश अपने ही रिलेशन के साथ हो जाता है, अपने ही गुटबंदी, अपने ही घर में सिविल वार हो जाता है। उसकी वजह से इसके जो चाचा हैं, कजिन हैं, अंकल हैं, आलम खां, याद रखना, आलम खां और दौलत खां, आलम खां और दौलत खां, आलम खां दौलत खां इब्राहिम लोदी के सामने
शर्त रखते हैं कि आधी गद्दी हमको भी मिलनी चाहिए। ये एक्चुअली पंजाब के थे यहाँ पर रूलर, और ये दिल्ली की गद्दी पर आसीन था। लोधी डायनेस्टी का अंतिम कौन था? वो शासक था, सुल्तान था, याद रखना। यहाँ सुल्तान बोला जाता था, बादशाह तो मुगल लोग बोलने लगे थे, यहाँ सुल्तान, सुल्तान याद रखना। लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, कई बार पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत। सल्तनत सुल्तान से वर्ड निकला है, सल्तनत माने एम्पायर। किसकी? दिल्ली है। इस पर काफी लड़ाई हुई, ताबड़तोड़ हमले हुए, खून खराबे हुए। तो फाइनली इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर होता है दिल्ली सल्तनत का, और आलम खां दौलत खां ही इसकी बलि चढ़ा देते हैं। एक्चुअली आलम खां दौलत खां किसको इनवाइट करते हैं? बाबर को अटैक करने के लिए। कहां? इब्राहिम लोधी पर। याद रखना, बाबर का मैं आगमन बता रहा हूं, अराइवल इन इंडिया। ठीक है, बाबर का अराइवल होता है इन इंडिया, भारत में। कैसे होता है? यह पृष्ठभूमि बनती है भयंकर वाली, और ये लोग इनवाइट कर देते हैं किसी बाबर को। और बाबर कहां जाता है? इब्राहिम लोधी को मारने के लिए। अब देखिए यहाँ पॉलिसी क्या आती है। जब ये इनवाइट करते हैं, यहाँ समझ लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इनवाइट करते हैं मतलब निमंत्रण दे देते हैं किसे? बाबर को। इनवाइट टू बाबर। बाबर को निमंत्रण मिल जाता है, और बाबर इसी की ताक में बैठा था कि कोई मुझे इज्जत से बुलाए। दो तरह से आगमन होता है गाइस, एक इज्जत के साथ और एक बिना इज्जत के साथ। अब आप किस तरफ हो आप खुद देखिए। बाबर इसी का इंतजार कर रहा था कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो भारत में, तो मेरा इतना खौफ है कि लोग मुझे कॉल करें और मैं भी स्विच ऑफ करूं। ऐसा ही हुआ, इन लोगों ने कॉल किया, इन्होंने सोचा कि ये हमारी मदद करेगा बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर, और जो सिंहासन है उसमें मदद करेगा दिलवाने में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, मतलब बहुत सारा क्लैश हो गया आपस में ही। देखिए कैसे होता है, जब बाबर इनवाइट हो जाता है, बाबर आ जाता है, और बाबर आता है तो जो क्या क्या साथ लेके आता है, देखिए मैं रास्ता बना देता हूं क्या क्या साथ लेके आता है। यहाँ पर ये बाबर आ रहा है, बाबर किसको साथ लेके आ रहा है? देखिए तोप खाना, याद रखना, इसे भरोसा नहीं है भारत पर, क्योंकि पता नहीं हमारे साथ कोई गद्दारी ना हो जाए। तोप खाना लेके आता है, बारूद लेके आता है, याद देखिए बारूद लेके आता है, तोप खाना, बारूद, ग्रेनेड, ग्रेनेड, ये साथ लेके चलता है इंडिया की तरफ। और इंडिया की तरफ चलता है तो वो सोचता है कि अब मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। और ये सब कुछ क्या फॉलो किया इसने? युद्ध में, युद्ध में एक पद्धति है तुलगुमा, तुलगुमा सिस्टम को इसने फॉलो किया गाइस, याद रखना। तुलगुमा सिस्टम को फॉलो करता है कौन? बाबर। ये इंपॉर्टेंट रहता है, तुलगुमा सिस्टम को फॉलो कर लेता है बाबर, तुलगुमा पद्धति को फॉलो कर लेता है बाबर। याद रखना है, तोपखाना, बारूद, ग्रेनेड, तुलगुमा सिस्टम। ये बहुत इशू हो जाता है, यहाँ याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तुलगुमा का मतलब होता है कि एक उस्मानी विधि को यूज किया गया था। कौन सा है? उस्मानी विधि। विधि का मतलब सिस्टम, उस्मानी विधि को यहाँ पर यूज किया जाता है। उस्मानी मतलब उज्बेकिस्तान वाले इस विधि का प्रयोग करते हुए वहां पर पूरी तरह से मूवमेंट करते हैं, और भयंकर हलचल मचाकर ये वहां पर भी उत्पाद मचाते हैं, और साथ में यहाँ पर भी उत्पाद मचा देते हैं भारत में इस विधि का यूज करते हुए। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी का यूज करते हुए तुलगुमा एक होता है चक्रव्यूह, किस तरह से हराना है। अब यहाँ देखिए इब्राहिम लोधी था और यहाँ पर बाबर था। अब देखिए दोनों को दोनों इकट्ठे होते हैं। कहां पर इकट्ठे होते हैं आपको पता चल गया, पानीपत में। कहां? पानीपत में। दिल्ली में जगह नहीं थी, पानीपत एक मैदान था, और उसी मैदान को चुना इन लोगों ने पानीपत में ही, इब्राहिम लोधी और सामने कौन? बाबर। आमने सामने की लड़ाई हो रही है, और इब्राहिम लोधी, मैं डायरेक्टली बता दूं, इब्राहिम लोधी क्या होता है इस युद्ध में? हार जाता है। याद रखना, इब्राहिम लोधी जो है इसमें बिल्कुल हार जाता है इब्राहिम लोधी, और इसमें बाबर जो है जीत जाता है गाइस। ठीक है, इस पद्धति को अपनाते हुए बाबर जीत जाता है। पूछा है पहली बार तोपखाने का प्रयोग कब किया गया, तो बाबर ने किया था पानीपत के युद्ध में। ठीक है, तो ये से कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस युद्ध को कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। कब लड़ा गया गाइस? 21 अप्रैल 1526। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए आज के लिए, लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो जान नहीं पाते क्यों हुआ, कैसा था, क्या बैकग्राउंड था, क्या रूट थी। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए गाइस। यहीं से फॉलो किया बाबर ने अपने आप को, और इंडिया में अपने आप को जमा लिया पूरी ताकत के साथ। कोई नहीं निकाल पाया बाबर को। ठीक है, इन लोगों ने सोचा कि बाबर ने हमारी हेल्प करी है, लेकिन इन दोनों को हटा दिया था।
बाबर ने कि देखा ना, कहते हैं मैं तुझे देख लूंगा, चिंता मत कर, रुक मैं उसको बुलाता हूँ। लेकिन उसको तो बुला लिया, उसने उसको भी हरा दिया और जिसने बुलाया उसको भी साफ कर दिया। बताइए क्या मतलब है। इसलिए हुनरबाज बनना है तो अपने दम पर बनो, अपने दम पर कमाई करो और अपने दम पर परिवार और देश की रक्षा करें। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। बाबर को आज थी किससे? राणा सांगा से भी। राणा सांगा ने अपनी सेना देने से मना कर दिया। राणा सांगा ने अपनी सेना देने से मना कर दिया। जब सेना देने से मना कर दिया तो राणा सांगा के साथ भी युद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, बाबर का यहां पर एम्पायर स्थापित होता है। कहां? भारत के अंदर। मतलब अब देखो मैं लिख रहा हूं मुगल एम्पायर स्टेब्लिश्ड हो जाता है, मतलब स्थापित हो जाता है। गाइस याद रखना, स्थापित कौन करता है? बाबर कर देता है। मुगल एम्पायर स्थापित कौन करता है? बाबर। बाबर कब करता है? 1526 से 30 तक रहता है। मैं देखो टेन्योर लिख देता हूं इन इंडिया में, देखना गाइस। 1526 से लेकर 1530 तक, मात्र 4-5 साल तक ये रहता है भारत के अंदर। कौन? बाबर। याद रखेंगे आप, बाबर 4 से 5 साल तक रहता है। जो काम ये बाबर ने हिंदुस्तान में आके किए वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो ये सब मैंने बता दिए कि क्या क्या उसने फॉरेन में काम किया और बाबर ने हिंदुस्तान में इतने से लेकर यहाँ तक क्या क्या काम किए। ठीक है गाइस, ठीक है। तो पहला युद्ध तो मैंने लिख दिया, पहला युद्ध तो यहाँ पे हो गया, इब्राहिम लोदी बाबर। और बाबर यहाँ पर अपनी कुर्सी जमाने में सफल हो गया भारत में। सिंपल सी बात है, इसमें थॉट्स लगाने की थोड़ा बहुत 1% लगाना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बार बार देख लेना तब भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरूर, नहीं देखोगे सब बेकार है लाइफ। नंबर 2, बाबर का दूसरा अभियान होता है अंग्रेज किसकी? राणा सांगा। याद रखना, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत का ऐसा शख्स, ऐसा सुल्तान जो युद्ध में मारा गया। तो समझ में आ जाए, पहला सुल्तान है जो युद्ध में मारा जाता है, पहला सुल्तान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लिखेंगे इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था जो युद्ध में मारा जाता है। क्लियर? ये लिख लेना अलग से। नेक्स्ट जो बैटल होता है, बैटल ऑफ खानवा, वो मार्च 1527 में होता है। गाइस याद रखना, मार्च 1527 में होता है। किस किसके बीच? अब तो पता चल गया होगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा। क्लियर? बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में क्या होता है? एक युद्ध हो जाता है। कौन सा? बैटल ऑफ खानवा। और इसी खानवा के चक्कर में मारा जाता है कौन? राणा सांगा भी हट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, हार जाता है, बाबर से टक्कर नहीं ले पाता। पहले युद्ध में देखो यहाँ पे मैंने बताया राणा सांगा के साथ होता है, लेकिन इस युद्ध में बाबर को हरा देता है। लेकिन यहाँ पर कमजोरी आ जाती है और राणा सांगा जिद्दी शासक था, राजपूत शासक था। उसने जिद पकड़ ली थी कि नहीं अब तो मैं हरा के रहूंगा। देखिए बैटल ऑफ खानवा में पहली बार बाबर ने किसका नारा दिया? याद रखना, जिहाद। जिहाद का नारा दिया, जो मैंने यहाँ लिखा है। देखो जिहाद का नारा मतलब धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध, रिलीजियस वॉर होता है जिहाद का, कि हम लोग इस्लाम युद्ध करेंगे पूरे भारत में। जिहाद जिहाद करने लगा, पूरी सेना जिहाद जिहाद अल्लाह अकबर चिल्लाने लगी और पूरी तरह से भारत के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। हम तो वैसे ही दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, हमारी जनता सोच रही थी कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन बाबर आधमका, बाबर धमका आधमका, तो फिर हमने आस छोड़ दी कि हम आज़ाद कभी होंगे ही। बाबर के साथ साथ फिर लोग कौन आ जाते हैं यहाँ पर? मुगल एम्पायर के बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, मतलब पुर्तगाली आ जाते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। हमारी आस दब गई और हम आज़ादी के सपने देखने भी भूल गए थे। बहुत हालत खराब हुई भारत की गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर राणा सांगा की हार हो जाती है, राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है। और यहीं पर राणा सांगा ने कसम खाई कि मैं बाबर को जिंदा नहीं रहने दूंगा, लेकिन राणा सांगा के लोगों ने ही राणा सांगा को जहर दे के मरवा दिया। बहुत लंबी कहानी। राजस्थान में राणा सांगा एक बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं आज भी, लेकिन राणा सांगा एक ऐसे रूलर, गाइस मैं बात करूं, एक आंख नहीं थी, एक हाथ भी खराब था, एक पैर भी खराब था। सोचें आप, वो बंदा जो पूरी तरह शरीर से डिसेबल्ड है, फिर भी बाबर को मौत दे रखी थी उसने किस युद्ध में? बयाना में। लेकिन इस युद्ध में कैसे भी करके वो हार गया, मतलब हारने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थी जो मैं नहीं बता सकता। लेकिन राणा सांगा को हारना पड़ा इसमें, और राणा सांगा बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसने सोचा मैं बाबर को खत्म कर दूंगा। राणा सांगा के लोगों ने सोचा कि ये तो मरेगा ही, हमको भी मार डालेगा, इसलिए क्या करो, उसको जहर दे के मार दो।
तो इसलिए राणा सांगा को जहर देकर खत्म कर दिया गया था 1528 में। तो बहुत लंबी कहानी है, मैं इस पर नहीं आना चाहता राणा सांगा जी के। राणा सांगा जैसा कोई मतलब रूलर राजस्थान में हुआ ही नहीं। जो बंदा मतलब डिसेबल्ड है अपने शरीर को लेकर, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यूसली लड़ता रहा इस मुगल एम्पायरों से। तुर्क थे ये सब के सब, राक्षस थे एक तरह से। तो ये सारे के सारे पूरी तरह से इंडिया को चबाना चाहते थे, और राणा सांगा ऐसा होना नहीं दिया। राणा सांगा अगर का साथ अगर कई लोग देते तो मुझे लगता है बाबर को वहां से हटा भी सकते थे, लेकिन राणा सांगा को कुछ लोगों ने, कमजोर लोगों ने धोखे से जहर देकर मार दिया गया। ये कुछ लोग सोर्सेस की, कुछ किताबों सोर्सेस में लिखा हुआ है, वही मैंने आपको बताया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तीसरा जो युद्ध होता है बाबर का, लगातार जीतता जाता, देखिए अब यहाँ पर, ठीक है, देखिए बैटल ऑफ प्लासी, वो बैटल ऑफ आपका पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, अब होता है आपका चंदेरी के साथ, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी गाइस, ठीक है, चंदेरी। अब चंदेरी में वर्सेस किसके बीच होता है, देखो बाबर, बी फॉर बाबर याद रखना, बाबर और मैदिनी राय, मैदिनी राय। अब मैदिनी राय क्यों पकड़ लिया गया, क्योंकि मैदिनी राय खानवा के युद्ध में साथ दे रहा था, किसका, राणा सांगा का। एक राजा था लोकल हमारा ही उत्तर प्रदेश का, और वहां पर राणा सांगा का साथ दिया था राणा सांगा का बाबर के खिलाफ। बाबर ने सोचा राणा सांगा को सबक सिखा के मैदिनी राय को भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए चंदेरी का युद्ध हुआ था मैदिनी राय के बीच में, ठीक है, और मैदिनी राय भी हार का सामना करना पड़ा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर 1528 में युद्ध होता है, और मैदिनी राय क्या करते हैं, हार जाते हैं इस युद्ध में, तो जीतता कौन है, बाबर, याद रखना। क्लियर है यहाँ पर, चंदेरी बाबर वर्सेस मैदिनी राय, कौन जीतता है, बाबर, और मैदिनी राय क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। खानवा के युद्ध में पूछा जाए अंदर की बात के बताइए राणा सांगा के साथ कौन था, तो मैदिनी राय आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बार मैदिनी राय के साथ होता है। देखिए यहाँ राणा सांगा ने सेना देने से मना किया, तो नेक्स्ट युद्ध किसके साथ होता है बाबर का, राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा के साथ कौन देता है, मैदिनी राय देता है। नेक्स्ट युद्ध फिर बाबर मैदिनी राय, मतलब जो साथ दे रहा है उसको नहीं छोड़ रहा है, ये सबसे बड़ा क्या है इसका विनर पॉइंट बने। फिर नेक्स्ट युद्ध उसके साथ ला। अब देखिए नेक्स्ट युद्ध किसके साथ होता है, नंबर 4, देखिए लगातार जीतता जा रहा है, बैटल ऑफ आप जानते चंदेरी। अब आता है घाघरा का, घाघरा, ठीक है, घाघरा का युद्ध होता है, बैटल ऑफ घाघरा। कई क्वेश्चन आपके मुगल एम्पायर से बनते हैं, याद रखना है, ध्यान देने की जरूरत है। अब कब होता है, 1529 को होता है, ये भी याद रखना है। किसके बीच होता है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी, महमूद लोदी, ठीक है, वही मतलब इब्राहिम लोदी का कोई बचाव कुचाव होगा, और उसने सोचा कि इसने मेरे दादा परदादा को मारा है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो अफगान के साथ होता है। महमूद लोदी कहीं ऑप्शन में नहीं होता है, तो आप अफगान लगा सकते हो, अफगानी थे सब लोग ये। तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है घाघरा का युद्ध। पहला युद्ध बाबर का जो पानी पर लड़ा गया, तो कौन सा लिखेंगे आप, घाघरा का युद्ध, क्लियर है, मतलब पानी पर, जल पर, क्योंकि घाघरा नदी है। अब नदी है, मैं आपको यहाँ बना तो नहीं सकता क्योंकि इतना स्पेस नहीं, मैं मिटाऊंगा तो थोड़ा और भी लगेगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से चीज़ों को रिवाइज करते चले जाओगे, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ नदी है, नदी जैसे आप कल्पना करो, नदी के ऊपर नाव है, 2 नाव हैं, और दोनों नाव पर तलवारबाजी चल रही है। जीत कौन रहा है, जीत कौन गया, बाबर जीत गया, और कौन हार गया, महमूद लोदी। इस तरह से लगातार ये सब के सब युद्ध किसके फेवर में चले गए, बाबर। और बाबर इतना स्ट्रांग हो गया जिसकी हद ही पार है, मतलब भारत के अंदर बाबर का नाम गूंज उठा, और बाबर ने पूरी तरह से कामयाब सत्ता हासिल कर ली हिंदुस्तान की, कई लोकल राजाओं को हरा दिया, और अपना मतलब इमेज इंडिया में बना लिया। इसे याद रखना है, बात इस दौर की चल रही है भारत के अंदर, और यहीं पर मुगल सत्ता स्थापित की थी बाबर ने। मुगल का क्या अर्थ होता है, ब्रेव, मैंने बताया है, पहली सारी चीज बता चुका हूं, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बाबर का कुछ बैकग्राउंड, मतलब कुछ संतान की बातें भी कर लेते हैं। ये तो इसने अपनी विजय पताका लहरा दी भारत में। अब बाबर के कुछ बेटे थे, यहां मैं लिख देता हूं, हुमायूं, नाम सुना होगा आपने,
हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए बाबर ने पूरी सत्ता किसको दी? हुमायूं को दी। लेकिन ये तीनों भाई अपोज हो गए, किसकी? हुमायूं की, मतलब विरोध में आ गए। लिख देता हूं, अपोज मतलब विरोध में आ गए। किसके विरोध में? हुमायूं के। तीनों भाई चाहते थे कि असली गद्दी का टुकड़ा भी होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं। बाबर ने कहा चारों भाई मिलकर रहना। ये बात हुमायूं समझ गया था। बाबर अस्त व्यस्त साम्राज्य छोड़ के जा रहा था, लेकिन हुमायूं के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं इस साम्राज्य को कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा साम्राज्य अपने भाइयों के बीच बांट दिया। अच्छा काम किया। कौन है आजकल भाई ऐसा? देखिए, हुमायूं ने भाइयों की भी देखभाल की, लेकिन भाई विरोध में आ गए हुमायूं की। कि किसके चक्कर में? राजसत्ता, गद्दी हासिल करने के चक्कर में, लालच की वजह से, कुछ लालच की वजह से। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी बताएंगे कहानी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, याद रखना। इंटेलिजेंट भी था बाबर, टाइम निकालता था। आत्मकथा कौन सी थी? तुझके बाबरी, सबने नाम सुना होगा। तुजुक ए बाबरी, इंपोर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की एक आत्मकथा। भाई बाबर चाहता था कि मेरे बारे में कैसे पता चलेगा लोगों को, इसलिए वो लिख के चला गया तुर्की भाषा में। पहले फारसी नहीं थी, तुर्किश लैंग्वेज, तुर्की भाषा में। बाद में इसका अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान खाना ने, बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया, वो बात की बातें बताएंगे। लेकिन तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी की रचना कर दी गई, याद रखेंगे। एक तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरा एक काव्य लिखा, दीवान। दूसरा काव्य कौन सा लिखा? दीवान, मतलब व्यंग काव्य था, कविता टाइप दीवान। वो भी कौन लिखता है? बाबर लिखता है, ठीक है। बाबर ने और भी जो पॉइंट हैं, अचीवमेंट जो भी काम किए हैं, बाबर ने आराम बाग बनवाया। आराम बाग कहाँ? आगरा में। याद रखना, सारे पॉइंट कवर होंगे, चिंता नहीं करने का है, एक बार देख लोगे कल्याण हो जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम बाग कहाँ बनवाया? आगरा में। उसने कहा मेरी कब्र आराम बाग में दफन करना, मैंने अपने लिए आराम बाग बनवाया है। आराम करना मतलब अपनी बॉडी को आराम करना परमानेंटली। साथ में अटाला मस्जिद बनवाई। अटाला मॉस्क मतलब मस्जिद, अटाला मस्जिद सब हिंदी में ही गाइस, याद रखना। अटाला मस्जिद बोल रहा हूँ, हिंदी में सारी चीजें बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अटाला मस्जिद जौनपुर में बनवाई, जौनपुर, ठीक है। बाबरी मस्जिद, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया राम मंदिर बन रहा है, तो पहले बाबरी मस्जिद उस जमाने में मीर बाकी के द्वारा बनाई गई थी। याद रखना, मीर बाकी नाम था इसका असिस्टेंट, इसने बनवाई थी मीर बाकी के द्वारा। अयोध्या में कुछ मस्जिद भी इसने खड़ी करवाई दी थी, ठीक है। उसने अपनी किताब लिखी, काव्य भी लिखे, इसके बेटे भी थे। मतलब इसने इतने बिजी टाइम में भी अपने लिए टाइम निकाला, लिटरेचर पर भी महत्व डाला। लेकिन बस ये है, बाबर के जमाने में कोई चित्रकला नहीं बनी, कोई पेंटिंग का नहीं था, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार की आर्ट एंड कल्चर देखी यहाँ पर, याद रखना है। बस हाँ देख रखा है, इसने मस्जिद का निर्माण भी कराया, आराम बाग बनवाया, बाबरी मस्जिद बनवाई थी, कुछ चीजें इसने यहाँ कराई थी। सबसे बड़ा जो बेटा था वो हुमायूं था, और हुमायूं को राजगद्दी हैंडल करता है बाबर। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है बाबर की कब्र कहाँ माने, क्योंकि फाइनली कब्र तो काबुल में है इस समय, याद रखना। मैं बता देता हूँ, पहले अगर क्वेश्चन आए तो बाबर की कब्र कहाँ लिखोगे? टॉम कहाँ पर है इसका? टॉम मकबरा, तो पहले लिखेंगे आगरा। उसके बाद आगरा से कहाँ ले जाया गया? आगरा से ले जाया गया काबुल, मतलब फाइनली कहाँ ले जाएगा? काबुल में ले जाएगा, याद रखना। बाबर की जो कब्र है वो आगरा पहले थी, आगरा में दफन किया गया था। देन उसके बाद बरीड कहाँ किया गया? काबुल के अंदर किया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और वहीं पर दफन है आज भी उसके कंकाल हो गया था यहाँ पर भी, वहाँ की स्केलेटन को यहाँ दफन कर दिया है। तो फाइनली काबुल में है, याद रखना यार, ठीक है। पहली कब्र पूछा गया तो आगरा में दफन किया गया, फाइनली कहाँ पर है? काबुल के अंदर है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको।
बाबर के बारे में ये तथ्य याद रखेंगे आप, एज ए स्टोरी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हुमायूं के सामने बहुत सारे क्या थे, पॉइंट थे कि अब मैं क्या करूं, कैसे साम्राज्य को संभालूं। हुमायूं के अर्थ का नाम होता है, अर्थ के मतलब हुमायूं के नाम का ही अर्थ क्या होता है, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। उसकी जो डेस्टिनी में क्या था वो अच्छा ही होने वाला था नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं नाम में वजन होता है, नाम का अर्थ अलग है, बात बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं होता, कर्मों से होता है, काम से होता है। तो हुमायूं की लाइफ अस्त व्यस्त चली, और लैन पूल ने भी कहा है कि हुमायूं की लाइफ लड़कती रही, लड़कती रही, लुढ़कती रही, और लुढ़कते 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 पुस्तकालय की सीढ़ियों से ही उसकी डेथ हो जाती है। एक हिस्टोरियन है लैन पूल, उन्होंने ये बात कही है गाइस। क्लियर हो गया है पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे हुमायूं, एक अलग से चैप्टर रहेगा। मुझे लगता है अच्छा लगेगा तो मैं हुमायूं का वीडियो बना दूंगा या मर्ज कर दूंगा इसी में ही। तो मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन देखने में आपको अच्छा लगेगा। या फिर मैं आगे इसी में बढ़ा दूं, तो मुझे लगता है इसी में पढ़ा देता हूँ, अगर थोड़ा लॉन्ग हो जाए कोई इशू नहीं है सर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, हुमायूं की। अब हुमायूं की बात कर लेते हैं हेडिंग डालकर, मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ हुमायूं देख लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये सब देख लेना, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ सारी चीजें। तो अब चैप्टर है एक, कंटेंट दूसरा आ रहा है, कौन सा, हुमायूं। अब हुमायूं में बेहतरीन चीजें होती है हुमायूं के साथ भी, याद रखना। मर्ज करने से बेटर है कि मैं इस वीडियो को थोड़ा और हल्का सा खींच देता हूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग कनेक्टिविटी स्टोरी बैठ रही है। हुमायूं का जीवन भी बेचारा टूटा फूटा था। बेशक बड़ा भाई था, छोटे भाइयों में अलग अलग बांट दी रियासत, लेकिन छोटे भाइयों को क्या चाहिए थी, सत्ता। तो सत्ता की भूखे थे, याद रखना। हुमायूं का जो टेन्योर था 30 से लेकर 2 भागों में टूट गया था, 40 तक था पहला टायर, सेकंड टायर 55 से लेकर 56 तक, मतलब 1 साल ही रहा बेचारा। अब आप कहेंगे बीच में कहां से आ गया, बीच में कैसे खाली रह गया, बीच में क्या था, सूर्य डायनेस्टी आ गई थी यहाँ पर। अगर इसके बीच का गैप की बात करें गाइस, ये गैप जो भरा गया, इस गैप के बीच में कौन सी डायनेस्टी आ जाती है, सूर्य वंश आ जाता है। असुर वंश की वजह से, शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं को भागना पड़ता है भारत छोड़कर। बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, बताएंगे। 1530 और 40 में, मैं पहले टेन्योर की बात करता हूँ, क्या क्या मूवमेंट हुए थे हुमायूं के साथ। हुमायूं के नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन जीवन कैसा रहा, लड़खड़ाता रहा। भाग्यशाली क्योंकि जीवन में संघर्ष ज्यादा था, लेकिन संघर्ष ज्यादा नहीं कर पाया ये। कैंपेन भी थोड़े बहुत किए। सबसे पहले कैंपेन तो अपने भाई के अगेंस्ट करने पड़े, भाई जीने नहीं दे रहे थे इसके, भाई को कन्विंस करने में लगा हुआ था। फाइनली भाई शेरशाह सूरी के साथ मिल जाते हैं, मिलजुल कर पता नहीं क्या करते हैं इसका। फाइनली इसको छोड़ के भागना पड़ता है भारत देश, ठीक है, बताते हैं। अब 1530 से 40 तक 2 टायर में इसका क्या था, टेन्योर, कार्यकाल, याद रखना। पूछा जाए कि 2 काल किसके रहे, हुमायूं पर रहे थे। 30-31 में ही, मतलब 1531 में कैंपेन शुरू हो जाता है, फिर 1532 में चुनार फोर्ट, 31 में चुनार फोर्ट जीतता है। चुनार फोर्ट कोई जीत लेता है, चुनार फोर्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 32 में दोहरिया का युद्ध होता है, कौन सा युद्ध, दोहरिया, द बैटल ऑफ दोहरिया। इसके बीच हुमायूं वर्सेस ब्रदर। अब देखिए ब्रदर्स के बीच में युद्ध हो रहा है 1532 में, 1531 में चुनार फोर्ट जीत लिया, मिर्जापुर में है, याद रखोगे। मिर्जापुर में क्या है, चुनार फोर्ट है, 1531 में जीत लिया। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ हुमायूं और भाइयों के बीच में, ठीक है। अब 1533 से लेकर 1535 तक हुमायूं जो रहता है कहां पर, राजस्थान और गुजरात कैंपेन पर, राजस्थान और गुजरात कैंपेन पर। और गुजरात का जो राजा होता है वो होता है बहादुर शाह। कौन होता है, बहादुर शाह, याद रखना है, भूल मत जाना सारी चीजें, रिपीट कर रहा हूं बार बार चीजों को। गुजरात का होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह राजस्थान में आकर रानी कर्णावती को मार देता है। राजस्थान की रानी है
रानी कर्णावती। पूछा जाता है रानी कर्णावती को मुंह बोली बहन मानता था कौन? हुमायूं। मतलब हुमायूं क्या मानता था? एज ए सिस्टर, एज ए सिस्टर गाइस, याद रखिएगा आपको। मतलब बहन के रूप में मानता था कौन? हुमायूं। किसको? रानी कर्णावती को। हुमायूं ने यह भी कहा था कि कभी भी जरूरत पड़े इस भाई को याद कर लेना। सुन लेना, कभी भी जरूरत पड़े इस भाई को याद कर लेना और ये भाई दौड़ता हुआ आपके पास चला आएगा। रानी कर्णावती को डर किससे था? बहादुर शाह से। एक दिन बहादुर शाह ने अटैक कर दिया रानी कर्णावती को। रानी कर्णावती के साथ साथ सब कुछ तहस नहस करके बहादुर शाह खत्म कर गया। और रानी कर्णावती को एहसास हुआ कि मुझे राखी भेजनी चाहिए। राखी भेजी। कई बार क्वेश्चन पूछा है, राखी भेजी किसने भेजी? राखी भेजी किसको? हुमायूं को। राखी भेजी हुमायूं को। गाइस याद रखना, हुमायूं को राखी भेजते हैं, भेजती हैं ही। लेकिन वो राखी जो है लेट पहुंचती है किसके पास? हुमायूं के पास। उस राखी के साथ साथ लिखा रहता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बहादुर शाह ने खत्म किया है। तब हुमायूं भागकर किसका पीछा करता है? बहादुर शाह का। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं सारी चीजें कवर करा दूंगा, बस आप साथ देते रहिए। अच्छा लगे तो वीडियो को बढ़ाइए, आगे कीजिए, ठीक है। आपके हाथ में सब कुछ, भी आप करेंगे आगे तो लोग देखेंगे भी, और हो सकता है वो हमारे भारत के बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे। तो याद रखें, अच्छा मैसेज है तो सबको दिया करो कि हुआ क्या था भारत के अंदर। तो हुमायूं भागकर गुजरात गया। पहले तो राजस्थान गया, राजस्थान से फिर कहाँ गया? गुजरात। जब राजस्थान में देखा पूरी तरह से तहस नहस करके गया था कौन? बहादुर शाह। तब पीछा करते हुए कहाँ तक गया बहादुर शाह? वो हुमायूं किसके साथ? वो किसका पीछा करते हुए? बहादुर शाह का। गुजरात में जाके बहादुर शाह को मार देता है कौन? हुमायूं। इस तो ये 33 और 35 की लड़ाई में हुमायूं यूं समझो बढ़िया साबित होता है अपने कार्यकाल से लेकर 35 तक के काल में। बढ़िया तरह से विनर हो जाता है और गुजरात को, मतलब जो शाहजहां था बहादुर शाह, उसको हटा देता है। पूरी तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं इंपोर्टेंट। अब आगे आ जाता है, एक और कैंपेन होता है, एक युद्ध होता है, आप सब जानते हो उसको, बैटल ऑफ चौसा का 1539 में। गाइस यहां पर वो सोचता है कि मैं शेरशाह सूरी को हरा दूंगा, लेकिन नहीं हरा पाता है। अब देखिए, मैं चुनार फोर्ट की बात करूं तो शेरशाह सूरी को भी हरा दिया था यहाँ पर, लेकिन यहां नहीं हरा पाया। मतलब हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, याद रखना शेरशाह सूरी। तो आपके बारे में लिखूंगा तो SS लिख दिया करूंगा, याद रहेगा करेगा, ठीक है। तो हुमायूं क्या हो जाता है? हार जाता है और ये जीत जाता है। इसी युद्ध में क्या होता है? हुमायूं को भागना पड़ता है चौसा के युद्ध में, ठीक है। अब शेरशाह सूरी इसके पीछे लग गया तो हुमायूं को फिर भागना पड़ता है, और भागते भागते एक नदी होती है गाइस, मैं रिवर भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। एक नदी होती है और उस नदी का नाम है गंगा, ठीक है। क्या नाम है? गंगा। वो गंगा में गिर जाता है। वैसे कर्मनाशा नदी है, मैं कर्मनाशा क्या है? एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है कर्मनाशा, इसे हम गंगा की ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें गिर जाता है। गिरने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब जाके डूब जाए, मतलब उसमें जानबूझ के गिरता है, पैर फिसल जाता है और गंगा में गिर जाता है कर्मनाशा में। अब यहीं पर एक इंसान खड़ा खड़ा देख रहा है, एक इंसान देख रहा है खड़े होकर कि ये कौन गिरा है। तो ये देखकर एकदम जंप करता है यहाँ पर, ठीक है, और उसको निकाल के बाहर ले आता है। और इस इंसान का नाम था, आप लिख लेना, क्वेश्चन आता है, निजाम भिश्ती। क्या नाम है? निजाम भिश्ती। निजाम भिश्ती जो है हुमायूं को निकाल लेता है। उसको नहीं पता कि हुमायूं डूब रहा है, उसको तो पता है कॉमन मैन है, आम आदमी है, डूब रहा है, उसकी रक्षा करें। जब देखा, ओ माय गॉड, मैंने तो बादशाह की जान बचाई है। और प्रधानमंत्री कहीं गिर जाते हैं, अगर कोई बचाने पहुंचता है कि कॉमन मैन गिर गया है और वो देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी हैं, तो क्या डिमांड रखेंगे आप? तो यही हुमायूं ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपने मेरी जान बचाई है। अब निजाम भिश्ती ने सोचा कि ये तो मौका है अच्छा, तो हुमायूं से एक दिन का कार्यकाल मांग लिया था। पूछा जाता है कि एक दिन का बादशाह कौन बना? तो ये बना निजाम भिश्ती जो है, एक दिन का बादशाह बन जाता है। एक दिन का बादशाह। कई बार पूछे जाते हैं, ढंग से पढ़ोगे तो सारी नॉलेज तुम्हारे पास, नहीं तो टाइम पास।
निजाम भिश्ती एक दिन का बादशाह बन जाता है, घोषित कर देता है बादशाह अपने आप को, ठीक है। और फिर हुमायूं भागते भागते मतलब वहां से निकलकर उसको प्रॉमिस कर देता है, ठीक है जब मैं लौटूंगा तो एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। और भागते भागते कहाँ बन जाता है, अमरकोट होते हुए ईरान बन जाता है, ठीक है ना। अमरकोट होते हुए कहाँ जाता है, ईरान। मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, भागते भागते अमरकोट होते हुए कहाँ जाता है, फाइनली ईरान पहुंच जाता है। और अमरकोट में रुकता है वो 1540 से लेकर 42 के बीच तक रुकता है। और यहीं पर 1540 में वो शादी कर लेता है, मतलब मैरिज करता है, मैरिड हो जाता है हाजी बेगम के साथ। और वहीं 1542 में फिर किसका जन्म होता है, अकबर का। किसका जन्म होता है, अकबर का। उसको पता था कि संतान होना जरूरी है, नहीं तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए 1542 में किसका जन्म होता है, अकबर का। तो आपको पता चल गया अकबर का जन्म होता है 1542 में। कहाँ होता है, अमरकोट में। संघर्ष के दौरान भागते दौड़ते शादी भी कर लेता है और बच्चा भी हो जाता है अकबर। फिर वो फाइनल वहां पहुंच जाता है ईरान में और शाह बेग के पास रहता है। तो वहां तो ये तो आगे हो गया इसका खत्म, मतलब यहां तक वो रुका हुआ है, क्योंकि ये समय उसका हो गया यहाँ पर फिनिश। अब बात करते हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन आ गया, सूर्यवंश। सूर्यवंश अलग डायनेस्टी है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा यहाँ पर कि सूर्यवंश कैसे आता है, क्या काम करता है। और भारत में सबसे ज्यादा कल्याणकारी कार्य सूर्यवंश ही करता है, मतलब शेरशाह सूरी ही करता है। तो मैं अगले वीडियो में शेरशाह सूरी के साथ सारी चीजें रखूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ तक मैंने एक टेनर बता दिया है, अगर मैं इसको खत्म ही कर लेते हैं शेरशाह सूरी को, हम फिर बाद में एक चैप्टर में कर लेंगे अलग से वीडियो बना के, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी का जो टाइम होता है 55 तक रहता है, मतलब 45 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, शेरशाह सूरी का अलग से मैं बताऊंगा, याद रखना। सूर डायनेस्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं अलग से बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये अलग से करा देंगे। लेकिन मैं हुमायूं खत्म कर देता हूँ। हुमायूं की रिटर्निंग होती है 1555 में होती है, और शेरशाह जो सूरी है ट्रिपल एस, इसकी डेथ 1545 में हो जाती है, याद रखना, ठीक है। 1545 में खत्म हो जाता है। उसके बाद इसके पुत्र जो है शेरशाह सूरी के, सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी एंड आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, ये दो बेटे होते हैं। और इन दोनों बेटों को हराने का निर्णय कौन करता है, हुमायूं। हुमायूं वापस आ जाता है 55 में। और सिकंदर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, यही लिख देता हूं साथ में, दो युद्ध होते हैं, याद रखना। दो युद्ध होते हैं, कौन से वो लिख लो, पूछा जाता है। नंबर 1 मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, याद रखना। और कब होता है, 55 में होता है, 55 में हो जाता है। कौन सा युद्ध होता है गाइस, मच्छीवाड़ा का युद्ध। एक होता है ताबरे हिंद युद्ध। उस दोनों युद्ध में कौन हार जाता है, सिकंदर शाह सूरी हार जाता है। और फिर दोबारा से वो हुमायूं गद्दी पर आ जाता है। क्लियर है तक। जब हुमायूं गद्दी पर आ जाता है तो शेरशाह सूरवंश तो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर 55 से लेकर 56 तक, 55 से लेकर 56 तक कौन रहता है गद्दी पर, हुमायूं रहता है। अब 55 से 56 तक आगे काम भी करता है थोड़ा बहुत। अब देखते हैं, हुमायूं की मुंह बोली बहन है, मैं बता देता हूँ कौन सी है। मुंह बोली मतलब सगी बहन है, मुंह बोली तो बेचारी यहाँ पे थी जो मारी गई। एक सगी बहन है हुमायूं की, हमीदा बानो बेगम, नाम सुना हुआ, हमीदा बानो बेगम। सॉरी ये पत्नी थी, वाइफ है, या मैं वाइफ लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरी जो उसकी सिस्टर होती है वो होती है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ये सिस्टर है, याद रखना। इनके लिए ही मरते थे हुमायूं, मतलब अपनी वाइफ और अपनी बहन के लिए। गुलबदन बेगम ने, हुमायूं के पास ना समय नहीं था तो गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा, हुमायूं नामा लिखा। इंपोर्टेंट रहता है हुमायूं नामा किसने लिखा, याद रखना। और पर्शियन लैंग्वेज में था, पर्शियन लैंग्वेज में, याद रहेगा, पर्शियन लैंग्वेज में। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूँ ऐसे ही मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इसलिए देखना है। दिमाग में सोच रहे हो सर डिजिटल बोर्ड इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अपने हाथ क्यों घिस रहे हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी काम करें। प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाना आसान है, मैं तो
चलाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगेगा। मेहनत भी अच्छा लगता है, टीचर भी मेहनत करे और आप भी मेहनत करें। यहाँ लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि डिजिटल में लिखना भी होता है, मार्कर भी होता है, लेकिन कुछ पिक्चर पीपीटी के थ्रू ही अपना करते रहते हैं सारे काम। तो कोशिश करें, जितना मेहनत टीचर कर रहा है उतना आप भी करें, ठीक है। बीच में मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए अभी मैं लाइव में, अगर जब मैं लाइव स्ट्रीम में लूँगा तब अच्छा लगेगा। फिलहाल तो अभी मैं वीडियो बना के रिकॉर्ड करके ही डालता हूँ। वो आपके हाथ में, चैनल को ग्रो करना है, ठीक है, आगे बढ़ाना है। ओके गाइस, ध्यान रखना है। तो हुमायूंनामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। गुलबदन बेगम सिस्टर थी और पर्शियन बेगम में ये काम हुआ। पर्शियन बेगम मतलब लैंग्वेज में ये काम किया गया था। याद रखना है, यहाँ पर पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। और हुमायूं ने ही, हुमायूं के काल में ही चित्रकार भी आए थे, ठीक है। चित्रकार भी लिख सकते हैं आप, मतलब पेंटर भी थे। कौन कौन से थे? अब्दुल समद पूछा जाता है। अब्दुल समद, ये पूछा जाता है कि पेंटर कौन था, तो अब्दुल समद लिख सकते हैं। हुमायूं के कार्यकाल में पेंटर था अब्दुल समद, यानी चित्रकला विभाग नहीं बनाया गया, चित्रकला विभाग बनाया गया था अकबर के समय पर, ठीक है। तो याद रखना है। और हुमायूं ने यहाँ पर पुस्तकालय भी बनाया था, दिल्ली के अंदर एक पुस्तकालय, जहाँ उसकी डेथ हो जाती है। दिल्ली में था ये ओल्ड दिल्ली, जो ओल्ड दिल्ली फोर्ट है ना, ओल्ड फोर्ट जो शेषा सूरी ने बनाया था। वहीं पुस्तकालय की सीढ़ियों से, इसी की सीढ़ियों से, स्टेयर्स गाइस, सीढ़ियों से लुढ़क कर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? हुमायूं की डेथ हो जाती है, सीढ़ियों से लुढ़क कर गाइस। तो ये बात होती है, हुमायूं के चैप्टर का क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर हम हुमायूं पढ़ा है, आगे की बात हम लोग बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट में आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आप लोग नहीं देख रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वीडियो बनाने का क्या मतलब है, ठीक है। ओके गाइस, तो आपके हाथ में क्या करना है। आपको अगर बनवाना है, अकबर के बारे में पढ़ना है या सूर्यवंश के बारे में पढ़ना है, तो मैं कंटेंट को और बेहतर तरीके से, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। देख लीजिए आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। कोशिश करें, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमेशा रहेगा, चाहे चैनल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्योंकि एक एनजीओ के माध्यम से और वैसे पर्सनली के माध्यम से हम खुद मेहनत करके इसमें दे रहे हैं कंटेंट को। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे आपकी इच्छा अनुसार कंटेंट के साथ, ठीक है। सूर्यवंश और अकबर के अंदर हम जान फूकेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।